हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आज हमारा ये अकाउंटेंसी का जो बीपीएससी बिहार सुपर टेट का जो एग्जाम होने वाला है, वो भी टीचर भर्ती के लिए, उसमें जो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है, आज इसका इंट्रोडक्शन अर्थात पहला लेक्चर। पहले लेक्चर में आप पढ़ेंगे लेखांकन का परिचय अर्थात इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। ठीक ना? इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी के बारे में पढ़ने से पहले मैं एक चीज बता देना चाह रहा हूँ कि जो लोग भी ये पढ़ रहे हैं, जो लोग हमारा कोर्स लिए हुए हैं, पढ़ने से पहले कॉपी और कलम जरूर निकालेंगे। वीडियो में या लेक्चर में जो भी आपको सुनाई दे, जो भी बोर्ड पर दिखाई दे, वो सारा चीज लाइन बाय लाइन आप नोट कर लीजिएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे चीजें होते हैं जो बोल तो देते हैं लेकिन बोर्ड पर नहीं लिखते, क्योंकि सबको बोर्ड पर लिखना उतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी जितने भी मेन मेन पॉइंट्स हैं सब कुछ बोर्ड पे लिख दिया जाता है। और बोर्ड पर लिखने का मतलब है कि जो हमारे वो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, उस छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, उसी पे क्वेश्चन आपका बनेगा। तो ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और एक चीज और बता दे रहे हैं कि ये हमारा लेक्चर बिल्कुल फ्री रहेगा, हमारे ऐप में भी रहेगा और यूट्यूब पे भी रहेगा। और जो बच्चे यूट्यूब के माध्यम से इसको देख रहे हैं, तो सीधे प्ले स्टोर पे चले जाएं, बी आर कॉमर्स सर्च करें, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन और डिटेल उन्हें मिल जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कुछ चीज़ें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग में मैंने कुछ चीज़ें लिख दी है, उसके बाद से बाय लाइन में लिखते जा रहा हूँ और समझाते जा रहा हूँ। जैसे देखते होंगे कि लेखांकन का परिचय, अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। सबसे पहले हम अकाउंटिंग की बात करते हैं कि शुरुआत कैसे, कहाँ से शुरू हो। आप लोग पढ़े होंगे क्लास 11th में, मैंने 11वीं क्लास में पढ़े होंगे कि वाणिज्य या लेखांकन या पुस्तपालन या आपका मान लीजिए पुस्तपालन के जनक या इसकी खोज या स्टार्टिंग कहाँ से। तो आपसे बता दें कि पुस्तपालन की जो खोज है, चाहे वो पुस्तपालन की हो, चाहे लेखांकन की हो, चाहे दोहरा लेखा प्रणाली की हो, चाहे वाणिज्य की हो, किसी की भी हो, खोज जो सबसे पहले हुई थी वो हमारे 1494 ईस्वी में हुआ था। 1494 में कहाँ हुआ था? इटली के वेनिस नगर में। यहाँ पे लिखे होंगे किसने किया था, अर्थात फादर ऑफ कॉमर्स, फादर ऑफ बुक कीपिंग, फादर ऑफ अकाउंटिंग, फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, किसको कहा जाता है? लुकस पेसियाली। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि लुकस पेसियाली का पूरा नाम क्या है? तो लुकस पेसियाली का पूरा नाम है फ्रांसिस्कन ऑफ लुकस पेसियाली। ठीक है। और जो लुकस पेसियाली ने पद्धति अर्थात मेथड अर्थात प्रोसेस खोजा, उसका नाम था दोहरा लेखा प्रणाली। कब खोजा? 1494 में। किस शहर में, किस देश में? तो इटली में। किस शहर में? तो वेनिस नगर में। याद होना चाहिए। दूसरी चीज, जो दोहरा लेखा प्रणाली या डबल एंट्री सिस्टम की खोज की गई थी, तो आखिर कहाँ की गई थी? ऐसे ही कहीं रास्ते में थोड़े मिल गया होगा। एक बुक के माध्यम से, एक पुस्तक के माध्यम से इसकी खोज की। पुस्तक का नाम था डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्ट। ठीक है। यह पुस्तपालन की हमारी पहली पुस्तक थी, पुस्तपालन की पहली पुस्तक थी। वास्तव में ये पुस्तक थी गणित की थी, गणित माने मैथ की थी। और गणित की इस पुस्तक से हमारा किस चीज का उदय हुआ? लेखांकन का, पुस्तपालन का, अकाउंटिंग का, कॉमर्स का। ठीक है। अर्थात गणित की पुस्तक का क्या है? ये एक भाग। आगे बढ़ते हैं कि जो पुस्तपालन की खोज हमारी इटली में की गई थी, आखिर इससे पहले या कभी भी हिसाब किताब ऐसा थोड़े है कि उसके पहले नहीं रखा जाता था, रखा जाता था, उसके बाद भी रखा जाता था, आज भी रखा जाता है। तो इंग्लैंड में जिस प्रणाली जो चलती थी, हिसाब किताब की प्रणाली, इंग्लैंड में जो अकाउंटिंग का वर्क होता था, उसको हम किस नाम से जानते थे? एजेंसी बुक कीपिंग के नाम से जानते थे। हो सकता है कि इंग्लैंड इंग्लैंड में इस दोहरा लेखा प्रणाली या बुक कीपिंग को किस नाम से जाना जाता है? तो एजेंसी बुक कीपिंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, बुक कीपिंग प्रणाली में सबसे अधिक परिवर्तन कब हुए? मतलब इस अकाउंटिंग सिस्टम में सबसे ज्यादा चेंजेस कब हुए? तो विलियम शेक्सपियर और ओलिवर क्रॉमवेल के समय में सबसे ज्यादा इसमें चेंजेस या परिवर्तन किए गए, और भी देशों के द्वारा किया गया, अलग अलग देशों के द्वारा अपनाया गया, धीरे धीरे सारे कंट्री में ये फैल गया। उसके बाद से बारी आती है कि लेखाकर्म के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण वर्ष कौन सा था? लेखाकर्म के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण जो वर्ष था, 19वीं शताब्दी था। 19वीं शताब्दी इसलिए था कि भारत में जितने भी व्यापारिक कानून, व्यापारिक नियम बने, वो 19वीं शताब्दी की ही देन है।
और जैसे ही 20वीं शताब्दी हमारी आई, तो 20वीं शताब्दी में दिल्ली में अर्थात भारत में 1949 ईस्वी में ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। इसके बाद में कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैंने वर्क अकाउंटिंग की भी स्थापना की गई थी कोलकाता में, लेकिन वो तो अलग चीज है। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जाएगी। तो 20वीं शताब्दी में सबसे महत्वपूर्ण संस्थान अकाउंटिंग के क्षेत्र में ICAI 1949 में स्थापित किया गया इंडिया में, और वो भी दिल्ली में। ये हमारा बेसिक इसका इंट्रोडक्शन था। इसके बारे में ज्यादा और कुछ जानने की जरूरत नहीं। अब सीधे मुद्दे पे चलते हैं कि अकाउंटिंग क्या है। ठीक है, बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जानते हैं कि लेखांकन क्या है। ध्यान दीजिए, लेखांकन। लेखांकन का सही डेफिनेशन होता क्या है? लेखांकन का मतलब होता है, लेखांकन मतलब कुछ लेन देन और उसको लिखिए, माने ऐसे लेन देन जिसको आपको लिखना है, उसी को लेखांकन कहते हैं। लेकिन कॉमर्स की लैंग्वेज में कि लेखांकन वह मौद्रिक लेन देन है, या लेखांकन से तात्पर्य मौद्रिक लेन देनों का लेखा करना, उसका वर्गीकरण करना, उसका निष्कर्ष निकालना, विश्लेषण करना और निर्वचन करना। शॉर्टकट अर्थ में लेखांकन का मतलब क्या है? व्यवसाय के सभी मौद्रिक लेन देन का मतलब लेखांकन से आशय उन मौद्रिक लेन देनों से है, उन मौद्रिक लेन देनों से है, लेन देनों से है जिसका वर्गीकरण, जिसका वर्गीकरण और क्या क्या किया जाता है? निष्कर्ष, निष्कर्ष, विश्लेषण, विश्लेषण व निर्वचन किया जाता है, निर्वचन किया जाता है, किया जाता है। मतलब व्यवसाय की वे समस्त घटनाएं जो मौद्रिक रूप में है, आर्थिक रूप में है, उन लेन देनों का जब लेखा पुस्तकों में किया जाता है और उसको क्लासिफाइड किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है और उसको समराइज किया जाता है, मतलब निष्कर्ष निकाला जाता है, फिर उसका एनालिसिस किया जाता है, इंटरप्रिटेशन किया जाता है, यही तो वर्क हमारा अकाउंटिंग का रहता है। इसीलिए देखे होंगे कि अकाउंटिंग को मतलब लेखांकन को, लेखांकन को क्या कहा जाता है? व्यवसाय की, व्यवसाय की भाषा कहा जाता है, भाषा कहा जाता है। लेखांकन क्या है? व्यवसाय की भाषा है। मतलब अकाउंटिंग इज क्या है? बिजनेस लैंग्वेज। अब बारी आती है कि इसमें थोड़ा सा जान लीजिए कि पुस्त पालन क्या है, पुस्त पालन क्या है और लेखांकन क्या है। इसमें दो टॉपिक हैं, पहला हमारा है पुस्त पालन और दूसरा हमारा है लेखांकन। ठीक है, पुस्त पालन के अंतर्गत क्या आता है? पुस्त पालन के अंतर्गत जैसे जानते होंगे कि व्यवसाय में कोई भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उन ट्रांजेक्शनों का लेखा जैसे ही हम अपने पुस्तकों में करते हैं, और पुस्तक में करने का मतलब जर्नल तैयार करते हैं, खाता तैयार करते हैं, ठीक ना। तो ये हमारा क्या है? पुस्त पालन है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी हमारा सौदा, इस सौदे को जब हम जर्नल में लेखा करेंगे और खाता बही में करेंगे, तो इतनी प्रक्रिया जो होती है ये पुस्त पालन है। पुस्त पालन का मतलब है पुस्तकों को व्यवस्थित ढंग से रखना और लिखना। पुस्तक पालन क्या है? पुस्तकों को व्यवस्थित ढंग से रखना और लिखना, या पुस्तकों में व्यापारिक सौदों को लिखने की प्रक्रिया को ही हम क्या करते हैं? पुस्तक पालन करते हैं। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। अब पुस्तक पालन में क्या चीजें शामिल होती हैं? जर्नल और खाता बही। ये ध्यान दीजिए, पूछता है एमसीक्यू क्वेश्चन में, पुस्तक पालन में शामिल होती है तो जर्नल और खाता बही। लेखांकन में क्या है? लेखांकन इसके बाद की प्रक्रिया है। लेखांकन में क्या शामिल होता है? तलपट, तलपट और जितने भी अंतिम खाते
इसी में समायोजन भी आ जाएगा, इसके बाद से इसमें विश्लेषण भी आ जाएगा। ये सारी प्रक्रिया हम को क्या कहते हैं, लेखांकन। मतलब कि जब पुस्तकों में किसी भी ट्रांजेक्शन या लेन देनों को ठीक ढंग से व्यवस्थित ढंग से लिख लिया जाता है तो पुस्तपालन, ऐसा नहीं है कि पुस्तपालन को अलमारी में सजा कर रखे हैं तो पुस्तपालन, ऐसा कुछ नहीं। व्यापारिक लेन देनों की पुस्तकों में जब व्यवस्थित ढंग से लिखा जाता है उस प्रोसेस को पुस्तपालन, और लेखांकन का मतलब है कि पुस्तपालन के बाद वाली जो प्रक्रिया है, अर्थात उसको समराइज किया जाता है, अंतिम खाते बनाए जाते हैं, समायोजना किया जाता है, उसका विश्लेषण करके हम एनालिसिस करते हैं, पता लगाते हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, तो लेखांकन। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जहां पुस्तपालन का कार्य समाप्त होता है, जहां पुस्तपालन का कार्य समाप्त होता है वहीं लेखांकन का कार्य प्रारंभ होता है। ये भी अक्सर क्वेश्चन पूछता है। अर्थात जहां पुस्तक बुक कीपिंग हमारी एंड होती है वहीं हमारी अकाउंटिंग की वर्क स्टार्ट होती है। ठीक है, थोड़ा मिटाते हैं। अब बारी आती है इसमें कि लेखांकन की क्या क्या विशेषता है। ध्यान दीजिएगा, लेखांकन की विशेषता है, इसको तत्व भी के नाम से भी बोला जा सकता है, इसको लक्षण भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इतने नामों से आते हैं। लेखांकन की विशेषता क्या है, सबसे पहले कि लेखांकन हमेशा पुस्तपालन पर डिपेंड करता है, अर्थात लेखांकन किस पर है, पुस्तपालन पर आधारित है, पुस्तपालन पर आधारित। लेखांकन क्या है, पुस्तपालन पर आधारित है, मतलब कि जो अकाउंटिंग का वर्क है बुक कीपिंग के ऊपर डिपेंड करता है। और क्या है, लेखांकन में जो हमारे अंक होते हैं, अंकों की सजावट इसमें की जाती है। क्या की जाती है, सजावट। मतलब जो भी डाटा है उसको एक सिस्टमेटिक ढंग से रखा जाता है। अगला क्या है कि जो लेखांकन है ये हमारा कला व विज्ञान दोनों, क्या है, कला और विज्ञान दोनों। बहुत ही शॉर्टकट में इसको लिख रहा है ताकि डिस्क्रिप्टिव तो है नहीं, ऑब्जेक्टिव है, इसलिए ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। अगला क्या है, लेखांकन का जो कार्य किया जाता है वो निश्चित समय के लिए होता है, निश्चित समय होता है। निश्चित समय का मतलब है चाहे वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च हो, चाहे 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर हो, चाहे कोई भी ईयर हो, कैलेंडर ईयर हो चाहे फाइनेंशियल ईयर। और क्या है, इस लेखांकन में मौद्रिक लेन देनों का लेखा होता है। मौद्रिक लेन देन, मौद्रिक लेन देन का मतलब है इसमें उन्हीं घटनाओं का लेखा किया जाता है जिसे पैसे में, मुद्रा में व्यक्त किया जा सके, खरीदा बेचा जा सके। इसमें लेखांकन में एक तरह से व्याख्या किया जाता है, एक्सप्लेनेशन किया जाता है, और लास्ट में इसका एक चीज और किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। प्रयोग मतलब इसका यूज किया जाता है कि हम किस कार्य के लिए अकाउंटिंग का वर्क कर रहे हैं। अब बारी आती है कि उसके उद्देश्य क्या है। ये छोटे छोटे पॉइंट याद रखे रहिएगा। उद्देश्य किस चीज की, लेखांकन, लेखांकन के उद्देश्य। अब यहाँ पे लेखांकन के उद्देश्य के बारे में आती है तो यहाँ पे सारे उद्देश्य आपको नहीं लिखने। लेखांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, आखिर कोई भी व्यवसाय आप चला रहे हैं, हिसाब किताब को सिस्टमेटिक ढंग से आप मेंटेन कर रहे हैं तो उसके पीछे क्या रीजन होता है। तो बहुत सारे रीजन हैं, इसमें से पहला एक दिया है शुद्ध लाभ हानि की गणना, पहला रीजन, और यही समझिए कि ये मुख्य रीजन।
हम व्यवसाय की सही शुद्ध लाभ हानि की जानकारी के लिए, व्यवसाय की फाइनेंशियल स्टेटस के लिए, फाइनेंशियल कंडीशन की जानकारी के लिए हम इस अकाउंटिंग का वर्क करते हैं। और भी बहुत सारे रीजन हैं, जैसे अशुद्धियों पर नियंत्रण के लिए, अशुद्धियों पर नियंत्रण करने के लिए भी किया जाता है, ठीक ना। कर का भुगतान करने के लिए या कर निर्धारण के लिए भी किया जाता है। व्यय के नियंत्रण के लिए किया जाता है, व्यय के नियंत्रण के लिए किया जाता है। इसलिए हिसाब किताब रखा जाता है, देखा जाता है कि कोई खर्चा ज्यादा तो नहीं हो रहा है, उस पर कंट्रोल लगाया जा सके। और वित्तीय स्थिति की जानकारी के लिए, ठीक ना, वित्तीय स्थिति की जानकारी के लिए, ठीक ना, ये भी उसमें से मुख्य रीजन में से आ जाएगा। यदि ऑप्शन ए नहीं है तो ये हो सकता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे रीजन है, जैसे अंकेक्षण के आधार के लिए भी होता है, वैधानिक औपचारिकता की पूर्ति के लिए भी लेखांकन किया जाता है, समय छूटे हुए लेन देनों का लेखा करने के लिए किया जाता है, या संबंधित पक्षों को जानकारी देने के लिए भी किया। मतलब अपना हिसाब किताब जब भी हम मेंटेन करते हैं या एक व्यवसायी करता है तो उसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे मुख्य रीजन जानना है, शुद्ध लाभ हानि की गणना और व्यवसाय की वित्तीय स्थिति, बाकी तो इसके सहायक उद्देश्य, ठीक है। अगला इसमें है कि लेखांकन की शाखाएं। ध्यान दीजिए, लेखांकन की शाखाएं, लेखांकन की शाखाएं, लेखांकन की कौन कौन सी शाखाएं, माने अकाउंटिंग के ब्रांच कौन कौन से। अकाउंटिंग के ब्रांच का मतलब समझ रहे हैं, जैसे साइंस पढ़ते होंगे, साइंस के बहुत सारे ब्रांच हैं, जैसे है फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, जियोलॉजी है, बॉटनी है, दुनिया भर का है। उसी तरह अकाउंटिंग के भी बहुत सारे ब्रांच हैं, उसके अंग है, उसके भाग। तो लेखांकन की जो शाखाएं हैं, सबसे पहला है वित्तीय लेखा। कौन सा है? वित्तीय लेखांकन। वित्तीय लेखांकन जो आप पढ़ रहे हैं, इसी को फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहा जाता है। वित्तीय लेखांकन थोड़ा थोड़ा पॉइंट बताएंगे। देखिए, वित्तीय लेखांकन का इसका मुख्य जो उद्देश्य होता है, मुख्य जो उद्देश्य होता है उसका होता है वित्तीय स्थिति की, वित्तीय स्थिति की जानकारी, वित्तीय स्थिति की जानकारी, ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है। इसमें क्या क्या आता है, ध्यान दीजिएगा। इसमें जर्नल आता है, खाता बही आता है, तलपट आता है, ठीक ना, अंतिम खाते आते, अंतिम खाते आते, और भी बहुत सारे आते हैं, लेकिन ये मुख्य है। अगला इसमें है लागत लेखांकन। दूसरा क्या है? लागत लेखांकन। लागत लेखांकन, लागत लेखांकन क्या है? कॉस्ट अकाउंट। इसमें क्या होता है? इसमें किसी भी, इसका प्रयोग तो पहले निर्माणी संस्था में किया जाता है। प्रयोग कहाँ होता है इसका भाई? इसका जो प्रयोग होता है वो निर्माणी संस्था में होता है। हो गया, निर्माणी संस्था में। दूसरा चीज इसमें क्या ज्ञात किया जाता है? इसमें कुल लागत ज्ञात किया जाता है प्रति इकाई, ठीक ना, लागत ज्ञात किया जाता है, स्थिर लागत ज्ञात किया जाता है, परिवर्तनशील लागत ज्ञात किया जाता है, मैंने लागतों का निर्धारण किया, ठीक है। तो ये सारी लागतें, जैसे कुल लागत है, प्रति इकाई लागत है, दुनिया भर की लागतें इसमें निर्धारित की जाती है। अगला इसमें एक आता है नाम, तीसरा प्रबंधकीय लेखांकन। प्रबंधकीय लेखांकन, प्रबंधकीय लेखांकन में क्या होता है? तो इसमें प्रबंधकीय लेखांकन के अंतर्गत क्या होता है? इसमें आपका प्रबंधकों की नीति निर्धारण से संबंधित सूचनाएं दी जाती है। इसमें क्या किया जाता है? नीति
नीति निर्धारण संबंधी क्या होती है, सूचना। इसको ज्ञात करने के लिए किन किन चीजों का प्रयोग किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। रोकड़ अनुपात विश्लेषण, अनुपात विश्लेषण, कोष प्रवाह, रोकड़ प्रवाह, रोकड़ प्रवाह, और कौन कौन से है भाई, समविच्छेद बिंदु, बजटीय नियंत्रण, समविच्छेद बिंदु और बजटरी नियंत्रण। इन विधियों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन बनना है इसमें। मान लीजिए प्रबंधकीय लेखांकन किससे संबंधित है, नीति निर्धारण से। अनुपात विश्लेषण, कोष प्रवाह, रोकड़ प्रवाह, समविच्छेद बिंदु, बजटीय नियंत्रण किससे रिलेटेड है, तो प्रबंधकीय लेखांकन से। लागत लेखांकन में कुल लागत प्रति माने जितनी भी लागत आएगी, इसमें तो जान ही है। अगला है कर लेखांकन, चौथा है कर लेखांकन। कर लेखांकन में किस चीज का अध्ययन किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। इसमें भी बहुत सारे कर हैं, जैसे कि व्यापार कर है, आय कर है, बिक्री कर है, उत्पाद कर है। व्यापार कर, बिक्री कर, उत्पाद कर, आय कर, और कौन सी कर है, धन कर, संपत्ति कर, धन कर और संपत्ति कर से संबंधित इसमें जानकारियां रखी जाती। अगला लेखांकन हमारा है सरकारी लेखांकन, ध्यान दीजिएगा। सरकारी लेखांकन, सरकारी लेखांकन में क्या किया जाता है, सरकारी लेखांकन का मतलब है कि सरकार के जब खातों माने सरकार के विभिन्न विभागों या मंत्रालयों के जो हिसाब किताब होते हैं उसका लेखा जो किया जाता है उसे सरकारी लेखांकन कहा जाता है, ठीक ना। इसमें जो सरकारी लेखांकन है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें आय व्यय प्रणाली, आय व्यय प्रणाली इसमें क्या होती है, अपनाई जाती है, अपनाई जाती है। एक क्वेश्चन पूछता है कि सरकारी लेखांकन में कौन से अकाउंटिंग का सिस्टम अपनाया जाता है, तो आय व्यय प्रणाली अपनाई जाती है। अगला इसी तरह है सामाजिक लेखांकन, कौन सा है, सामाजिक लेखांकन। सामाजिक लेखांकन, सामाजिक लेखांकन में किस चीज का अध्ययन होता है भाई, इसमें सीधे से समझिए, इसमें समाज से संबंधित गतिविधियों का इसमें अध्ययन किया जाता है और किसी से संबंधित नहीं। समाज से संबंधित गतिविधियां का मतलब क्या है, जैसे कि राष्ट्रीय आय, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं इसको, राष्ट्रीय आय, ठीक ना, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, इन सभी चीजों के बारे में इसमें जानकारी की जाती है। मुख्य आपका यही था। और एक और है मानवीय संसाधन लेखांकन, एक और नाम है मानवीय संसाधन लेखांकन। मानवीय संसाधन लेखांकन में क्या है, इसमें मानव से संबंधित, मानव मतलब मनुष्य, हम आप जैसे लोग, इनसे संबंधित मूल्यों के बारे में जानकारी ज्ञात की जाती है, ठीक ना, मूल्यों के बारे में जानकारी ज्ञात की जाती है। यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट आपका यही लेखांकन है। बाकी तो और भी एक लेखांकन होता है परिमाणिक लेखांकन। परिमाणिक लेखांकन में होता है कि क्रय विक्रय, कच्चा माल, निर्मित माल और निर्मित माल वगैरह की जानकारी प्राप्त। अब सीधे आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाने के बाद से और कौन कौन सा पॉइंट है।
अगला हमारा जो टॉपिक है वह है लेखांकन की आवश्यकता। ध्यान दीजिएगा, लेखांकन की आवश्यकता। आवश्यकता को हम महत्व भी कहते हैं और लाभ भी कहते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि आखिर अकाउंटिंग जब बिजनेस में किया जाता है, इसके पीछे कुछ न कुछ रीजन होता होगा, कुछ जरूरतें होती होंगी, कुछ उससे फायदे होते होंगे, तभी हम अकाउंटिंग का वर्क करते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण हम पॉइंट बता रहे हैं इसमें। लेखांकन की सबसे पहली जो आवश्यकता होती है, जो लेखांकन जिसके पर्पज से किया जाता है, वो व्यवसाय की आर्थिक स्थिति की जानकारी। आर्थिक स्थिति की जानकारी। आर्थिक स्थिति की जानकारी का मतलब है कि बिजनेस की आर्थिक स्थिति की जानकारी के लिए, व्यवसाय की सही पोजीशन की जानकारी के लिए ही अकाउंटिंग का वर्क किया जाता है। दूसरा, जो भी व्यवसाय में अशुद्धियां हो गई हैं, उन अशुद्धियों को शुद्ध करने के लिए, अशुद्धियों को शुद्ध करने के लिए भी अकाउंटिंग का वर्क किया जाता है। क्योंकि जब ये हिसाब किताब नहीं किया जाएगा तो कैसे पता चलेगा कि भाई गलत चीजें हैं, गलत चीज लिख दिया गया है। जब हिसाब किताब करेंगे, पूरा डाटा आपके कॉपी में, अपने रजिस्टर में मेंटेन रहेगा, तभी ना हम पकड़ेंगे कि कहाँ से गलती हुई है। तो जितनी भी अशुद्धियां हो गई है, उसे शुद्ध करने के लिए, ताकि दोबारा इस तरह की त्रुटियां न हो। अगला, छल कपट पर नियंत्रण के लिए। छल कपट पर नियंत्रण के लिए। छल कपट पर नियंत्रण, आजकल जानते ही हैं कि बिजनेस में मान लीजिए इधर उधर चूक हुई, कितने का नुकसान हो जाएगा। इस तरह की धोखाधड़ी और फ्रॉड को रोकने के लिए भी अकाउंटिंग का वर्क किया जाता है। लिख लेंगे तो याद रहेगा, नहीं रहेगा याद, नहीं लिखेंगे तो याद ही नहीं रहेगा, वो भुला जाएगा, वो देवे नहीं करेगा। अगला क्या है, कर निर्धारण के लिए। कर निर्धारण के लिए, मान लीजिए कि व्यवसाय हमारा छोटा है, टैक्स देने की सरकार को जरूरत नहीं है। व्यवसाय का आकार बड़ा हो गया, टैक्स देने की जरूरत है। कैसे पता चलेगा? हिसाब किताब मेंटेन रहेगा तभी नहीं पता चलेगा। अगला, वैधानिक मान्यता। वैधानिक मान्यता का मतलब क्या है कि सरकार द्वारा, कानून द्वारा भी यह बनाया गया है, बिजनेस कर रहे हैं तो हिसाब किताब मेंटेन कर ले। खासतौर से उनके लिए जिनका बड़ा व्यवसाय है, छोटा व्यवसाय है उसमें जरूरी नहीं है, क्योंकि बड़े व्यवसायों में टर्नओवर ज्यादा है, लेन देन ज्यादा है, हिसाब किताब मेंटेन करना जरूरी है। और भी बहुत सारे रीजन हैं, जैसे महत्वपूर्ण सूचना की जानकारी के लिए। महत्वपूर्ण सूचना की जानकारी के लिए, कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन इससे भी मिलती है, ठीक ना। और मुख्य पॉइंट मैंने बता दिया, और भी ऐसे बोल रहे हैं, चाहे तो आप लिख सकते हैं। जैसे व्यवसाय का उचित मूल्यांकन करने के लिए भी लेखांकन की आवश्यकता होती है। पॉइंट लिख लीजिएगा इतना लिखने के बाद, क्योंकि ये मैंने मुख्य वाला पॉइंट लिखा। और ख्याति का सही ढंग से निर्धारण के लिए भी किया जाता है। किस चीज का? अकाउंटिंग का वर्क। और कर्जा लेने में अकाउंटिंग का वर्क जो होता है हेल्पफुल होता है, सहायक होता है, तभी ना पता चलेगा कितना घट रहा है, कितना लेना है, उसको दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। यदि कई पार्टनर हैं, कई लोग हैं, तो दिवालिया घोषित करने में भी हिसाब किताब की जरूरत पड़ती है। और कंपैरिजन करना है 2 या 2 से अधिक वर्षों में क्या हमारा बिजनेस का ट्रांजेक्शन रहा, उसके लिए भी होता है। और साझेदारी बिजनेस है तो उसमें तो एकदम नेसेसरी, ठीक है। अगला इसमें क्वेश्चन है कि जो लेखांकन है, जो लेखांकन के सूचना है या उपयोगकर्ता किन के लिए उपयोगी है। क्वेश्चन हमारा है, लेखांकन किसके लिए, किसके लिए उपयोगी है। ध्यान दीजिएगा, लेखांकन किसके लिए उपयोगी, ये हमारा टॉपिक। तो ध्यान दीजिए, लेखांकन जो होता है वो हर एक प्रकार के व्यक्ति के लिए उपयोगी होता है। तो इसको अपनी सुविधा के आधार पर जो हमारे उपयोग करता है, उपयोग
करता है, उस उपयोगकर्ता को दो भागों में हम बांटते हैं। वो दो भाग कौन कौन से हैं? एक होता है आंतरिक उपयोगकर्ता, एक है आंतरिक उपयोगकर्ता, उपयोगकर्ता, और दूसरे होते हैं बाह्य उपयोगकर्ता, बाह्य उपयोगकर्ता। मतलब कि जो हमारा अकाउंटिंग है वह दो तरीके के यूजर के लिए, वैसे सभी यूजर के लिए उपयोगी है, लेकिन बिजनेस में दो तरीके के यूजर, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब जो संस्था के अंदर या संस्था से संबंधित, एक्सटर्नल जो संस्था के बाहर है। आंतरिक उपयोगकर्ता में कौन कौन से आते हैं? सबसे पहला व्यक्ति होता है व्यापार के स्वामी, व्यापार के स्वामी माने जो बिजनेस का ऑनर है वह पहला उपयोगकर्ता है। और क्या आएगा? बिजनेस के स्वामी के बाद का नाम आता है प्रबंधक। अगला है हमारा प्रबंधक, क्योंकि हिसाब किताब की जो जानकारी है मालिक को बिल्कुल होनी चाहिए, अब मैनेजर को भी होनी चाहिए, और किसको होना चाहिए? लेनदार को होना चाहिए, लेनदार। उसके बाद से देनदारों को भी होना चाहिए, और किनको होना चाहिए? लेनदारों को होना चाहिए, देनदारों को होना चाहिए, और कर्मचारी को भी होनी चाहिए। ये हमारे आंतरिक उपयोगकर्ता। तो यदि क्वेश्चन में पूछता है ऐसे कि लेखांकन किसके उपयोगी है, तो जितना नाम दिया रहेगा तो सब लिख दीजिएगा। लेकिन यदि क्वेश्चन में ऐसे पूछता है कि लेखांकन के आंतरिक उपयोगकर्ता कौन कौन से हैं, यही 5 आंतरिक उपयोगकर्ता हैं। अब बारी आती है कि बाह्य उपयोगकर्ता कौन है। बाह्य उपयोगकर्ता का मतलब है जो संस्था से संबंधित नहीं है, संस्था से बाहर के, जिसमें पहला नाम आता है भावी निवेशक। भावी निवेशक का मतलब होता है कि फ्यूचर में जो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाला है, पैसा लगाने वाला है, उसके लिए भी उसके हिसाब किताब की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसकी फाइनेंशियल स्टेटस को जानकर ही वो अपना पैसा उस व्यवसाय में, दूसरे के व्यवसाय में, कारोबार में लगाता है। दूसरा कौन है? कर प्राधिकारी, माने कर अधिकारी। कर अधिकारी के लिए क्यों जरूरी है भाई? भाई आप इनकम कमाएंगे, ज्यादा कमाएंगे तो सरकार को टैक्स देना है कि नहीं देना है? तो टैक्स देने के लिए भाई हिसाब किताब मेंटेन होना जरूरी है, तभी नहीं पता चलेगा कितना देना है। अगला है वित्तीय विश्लेषक, वित्तीय विश्लेषक। वित्तीय विश्लेषक कौन होता है? माने वित्तीय सलाहकार। जो फाइनेंशियल एडवाइजर होता है वो उसी हिसाब किताब के मेंटेन से, अर्थात इसी अकाउंटिंग के वर्क से ही एनालिसिस करता है कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है। और अगला है सरकार को भी इस चीज के बारे में पता होनी चाहिए कि भाई आप क्या कर रहे हैं, आपका लेन देन कैसा है। इसके अलावा अनुसंधानकर्ता को भी होनी चाहिए, अनुसंधान करता जो आपके बिजनेस का रिसर्च कर रहा है। और अलग से एक लास्ट दिया है स्थानीय समुदाय, स्थानीय समुदाय, लोकल बॉडी यदि कोई हो तो इनको भी जानकारी होनी चाहिए। ये हमारे बाह्य उपयोगकर्ता। यदि आंतरिक और बाह्य का ऑप्शन नहीं देता है तो इसमें से कोई भी नाम होगा वही आंसर होगा। ठीक है, इसको भी मिटाते हैं। और एक बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग में अंतिम टॉपिक, इस अंतिम टॉपिक में जो दिया गया है उसका नाम है अकाउंटिंग साइकिल अर्थात लेखांकन चक्र। ध्यान दीजिएगा। अकाउंटिंग साइकिल होता क्या है, पहले इसको जानिए। मार्कर कहाँ रखें? एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं। जैसे हमारा कोई व्यवसाय है, यह व्यवसाय जैसे प्रारंभ होता है, समझिएगा, तो सबसे पहले हमारे पास लेन देन होती है। लेन देन माने ट्रांजैक्शन होती है। इस ट्रांजैक्शन का लेखा सबसे पहले हम कहाँ करते हैं? जर्नल,
जर्नल मीन्स रोजनामचा। कहाँ करते हैं? रोजनामचा। इसके बाद से कहाँ करते हैं? खाता बही में करते हैं। खाता बही के बाद कहाँ करते हैं भाई? तलपट में। कहाँ करते हैं? तलपट में। फिर यहां से कहाँ जाते हैं? व्यापार खाता में जाते हैं। फिर यहां से कहाँ जाते हैं? लाभ हानि खाता में जाते हैं। फिर यहाँ कहाँ से जाते हैं? आर्थिक चिट्ठा तक पहुंचते हैं। ऐसे देखे होंगे, इंटर में पढ़े होंगे आप लोग, ऐसा ही ना है? ये प्रोसेस है 1 बाई 1। उसके बाद से कहाँ जाते हैं? इसके बाद से लास्ट में इसका विश्लेषण करते हैं। उसके बाद उसमें निर्वचन करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि इस बिजनेस में जो अकाउंटिंग का वर्क किए हैं हमको उससे क्या रिजल्ट मिला, क्या पोजीशन है बिजनेस। इसी चीज को मिलाकर एक सर्किल में ऐसे बनाया गया है जिसको लेखांकन चक्र कहा जाता है। वह सर्किल हमारी कुछ इस टाइप की है, ध्यान दीजिएगा। ये सर्किल कुछ इस टाइप की। इस सर्किल में सबसे पहले इसको ध्यान दीजिएगा, इसको अकाउंटिंग साइकिल कहा जाता है और इसको हिंदी में लेखांकन चक्र कहा जाता है। ये सर्किल शुरू होती है कहां से? सबसे पहला सौदों से। सबसे पहले क्या होता है? सौदे होते हैं। सौदे से सब सीधे आगे बढ़ेंगे, तभी मैंने बताया सौदे माने लेन देन। इसके बाद शुरू होगा आपका जर्नल। जर्नल मीन्स रोजनामचा। यह शुरू होता है। इसके बाद से हमारा शुरू और आगे बढ़ते हैं ऐसे, तो यहां शुरू होता है हमारा खाता बही। खाता बही के बाद जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो यहां शुरू होता है आपका तलपट। इसके आगे बढ़ते हैं तो यहां शुरू होता है व्यापार खाता। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो शुरू होता है लाभ हानि खाता। और आगे बढ़ते हैं तो शुरू होता है आर्थिक चिट्ठा। और आगे बढ़ते हैं तो ये होता है हमारा विश्लेषण व निर्वचन। यह जो प्रोसेस है कंटिन्यू चलता रहता है। कैसे? ऐसे कंटिन्यू सर्किल बाई सर्किल चलता रहेगा। ये चलता रहता है, ये खत्म नहीं होता है, ये खत्म नहीं होता है। यहाँ पे सबसे बड़ी जानने वाली चीज ये है कि जो अकाउंटिंग ईयर होता है, अकाउंटिंग जो लेखांकन चक्र है, तो यहाँ पे मैं साइड में इधर लिख दे रहा हूं कि जो हमारा लेखांकन चक्र है, लेखांकन जो चक्र है यह 12 माह का होता है। 12 माह का होता है। ध्यान दीजिएगा, 12 माह अधिक से अधिक, 12 माह से कम का भी हो सकता है। अब सोच रहे होंगे कम का कैसे होगा? सपोज करिए कि यदि फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल है तो 31 मार्च को हम ले रहे हैं। अब यह नहीं डेट लिखा है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च, कोई भी हो सकता है, वो मानने के ऊपर है। 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 जनवरी से 31 दिसंबर। अब अभी जो कह रहे थे कि जो लेखांकन चक्र है 12 महीने का होता है, 12 महीने मैक्सिमम है, 12 महीने से कम का भी हो सकता है। कैसे? सपोज करिए आपने बिजनेस 1 अप्रैल को स्टार्ट किया और आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है 31 मार्च को, तो यहाँ तो 12 महीना हो गया। लेकिन आपने बिजनेस जुलाई में स्टार्ट किया, फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है कब? 31 मार्च को, तो 9 ही महीने का अकाउंटिंग चक्र होगा। मैंने पहले साल का जो हिसाब किताब होगा 9 महीने का। आप दिसंबर में बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या जनवरी में, दिसंबर ही में मान के चलिए,
1 दिसंबर को स्टार्ट किए, आपका लेखांकन चक्र कितने समय का होगा? फर्स्ट ईयर 4 महीने का, क्योंकि दिसंबर 1 महीना, बाकी जनवरी, फरवरी, मार्च, क्योंकि क्लोजिंग आपका ईयर हो जाएगा 31 मार्च। ठीक है। और यह जो लेखांकन चक्र है स्टार्ट कहाँ से होता है? स्टार्ट हमारा लेन देन से शुरू होता है, अर्थात जर्नल की प्रक्रिया से शुरू होता है और विश्लेषण और निर्वचन पे खत्म होता है। ये ध्यान दीजिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरह आपका बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग का लेक्चर कंप्लीट हो गया। लेक्चर कैसा लगा जरूर बताइएगा। और मैं बता दूं एक बार और, ये जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है अकाउंटेंसी का, ये यूट्यूब और ऐप दोनों में फ्री है, इसको देख लीजिएगा। उतना ही नहीं, इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस भी फ्री हैं, उसको भी देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। कोर्स अच्छा लगे तो सीधे प्ले स्टोर पे चले जाइएगा और वहाँ पे BR कॉमर्स सर्च करिएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और जो उसमें कोर्स के बारे में सारी डिटेल दी गई है आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है। और एक चीज़ और बता दें कि इसमें क्या क्या मैं कंटेंट दूंगा, तो आपको बता दूं कि कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस का मतलब है कि आप जो सुपर BPSC द्वारा जो सुपर टेट का एग्जाम लिया जा रहा है तो वो सारा कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। कंप्लीट का मतलब केवल कॉमर्स, ये नहीं कि और आउटसाइडर, कॉमर्स। इन फ्यूचर सिलेबस में कुछ मॉडिफाई हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो उतनी ही में ही आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। वैसे जो बहुत सारे बच्चे मुझको जानते भी हैं, क्योंकि पिछले एस्टेट मुझसे पढ़े थे, अचानक सिलेबस चेंज हुआ, मैंने उनको पूरा कंटेंट दिया, तो उसमें आप हिचकिएगा नहीं, आप बस केवल पढ़िए, कंटेंट देना तो हमारा काम है। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।